नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वजीरेक्स की, खास तौर पे जो उनकी पुनर्संरचना योजना है और उन यूजर्स के फंड्स की स्थिति है जिनका पैसा एक तरह से फंसा हुआ है। हाँ, तो जो जानकारी हमारे पास है वो हाल के घटनाक्रमों और कुछ जो दस्तावेज मिले हैं उन पर आधारित है। आज का मकसद है कि इस पूरी पहेली को थोड़ा सुलझाया जाए कि वजीरेक्स में आखिर चल क्या रहा है, जिनके फंड्स अटके हैं उनके लिए क्या मतलब है इसका, और आगे क्या होता दिख रहा है। और देखिए, शुरू ही करते हैं एक ताज़ा अपडेट से जो काफ़ी ध्यान खींच रहा है। वजीरेक्स के जो यूज़र्स हैं, जिनको तकनीकी भाषा में स्कीम क्रेडिटर्स कहते हैं, उनकी तरफ से एक बहुत मजबूत संकेत मिला है। हाल में दोबारा वोटिंग हुई और करीब 96% लोगों ने वजीरेक्स की जो संशोधित व्यवस्था योजना है, अमेंडेड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, उसके पक्ष में वोट किया है। तो चलिए इसी आंकड़े से बात शुरू करते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में काफी प्रभावशाली लगता है। अगर थोड़ा और बारीकी से देखें तो 95.7% स्कीम क्रेडिटर्स, यानी जितने लोगों ने वोट किया उनमें से इतने प्रतिशत ने इस योजना का समर्थन किया है। और ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है। अगर हम दावों की मूल्य के हिसाब से देखें, मतलब किसका कितना पैसा अटका है, उस लिहाज से तो जो कुल स्वीकृत दावे हैं उनका मूल्य लगभग $206.9 मिलियन है। इसमें से भी 94.6% मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वोटों ने योजना के पक्ष में ही राय दी है। वोटिंग में हिस्सा लेने वालों की संख्या भी देखी जाए तो वो कम नहीं थी। कुल 1,49,559 लेनदारों ने वोट डाला और इनमें से 1,43,190 ने योजना के पक्ष में वोट किया। ये तो बहुत बड़ा बहुमत है। हाँ, ये आंकड़े वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम देखते हैं कि ये मामला कितना लंबा खींच गया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस भारी समर्थन का असल मतलब क्या है। ऊपर से तो यही लगता है कि प्रभावित यूजर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा वजीरेक्स के प्रस्तावित समाधान पर या तो भरोसा कर रहा है या शायद इसे ही मौजूदा हालात से निकलने का एकमात्र प्रैक्टिकल रास्ता मान रहा है। लेकिन क्या ये भरोसा सिर्फ मजबूरी है कि चलो यही एक रास्ता दिख रहा है, या वाकई वजीरेक्स के प्लान में विश्वास है? मतलब इतने वक्त से फंड्स अटके हैं तो हो सकता है लोग बस कोई भी समाधान चाह रहे हों। ये सवाल बहुत वाजिब है और पूरी संभावना है कि इसमें दोनों ही बातें हों। कुछ यूजर्स शायद योजना की बारीकियों से सहमत होंगे, उन्हें ये ठीक लग रहा होगा, जबकि कईयों के लिए ये शायद कुछ नहीं से कुछ भला वाली स्थिति होगी कि चलो कुछ तो हो रहा है। लेकिन देखिए, कानूनी प्रक्रिया के नजरिए से वोट का कारण उतना मायने नहीं रखता जितना वोट का वजन रखता है। सिंगापुर हाईकोर्ट के सामने जब ये आंकड़े रखे जाएंगे तो ये लेनदारों की सामूहिक इच्छा का एक बेहद मजबूत प्रमाण होगा। ये समझना भी जरूरी है कि ये वोटिंग जो है, ये अदालत की अंतिम मंजूरी से पहले एक तरह का अनिवार्य कदम है। किसी भी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की सफलता के लिए ये दिखाना जरूरी होता है कि लेनदार यानी क्रेडिटर्स सहमत हैं। अदालतें अक्सर इस बात को बहुत गंभीरता से लेती हैं कि जिन लोगों का पैसा फंसा है वो खुद क्या चाहते हैं। तो ये 96% का आंकड़ा वजीरेक्स के लिए कोर्ट में एक बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है। अच्छा, कोर्ट की बात आई है तो इस पूरे मामले में सिंगापुर हाईकोर्ट की भूमिका तो एकदम सेंट्रल है। और ये भी जानकारी आई है कि सिंगापुर हाईकोर्ट ने वजीरेक्स की जो मूल कंपनी है जिटाई पीटी लिमिटेड, उस पर लगी अस्थायी रोक, जिसे मोराटोरियम कहते हैं, उसे 16 सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये तो काफी लंबी अवधि है। इस मोराटोरियम का सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब यूजर्स के लिए क्या असर है इसका? इसका असर यह है कि वजीरेक्स पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई, जैसे लेनदारों का अपने पैसे वापस मांगने के लिए दबाव डालना या कंपनी की संपत्ति पर दावा करना, ये सब फिलहाल 16 सितंबर 2025 तक रुका रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात, इसका मतलब है कि यूजर्स के फंड्स का वितरण भी इसी तारीख तक आधिकारिक रूप से अटका रहेगा, जब तक कि कोर्ट इस पुनर्संरचना योजना को मंजूरी देकर वितरण का रास्ता साफ न कर दे। चिंता और परेशानी का कारण है। सोचिए, जिनका शायद जरूरी पैसा वहां फंसा हो, उनके लिए ये कितना मुश्किल वक्त होगा। और ये अनिश्चितता हमें सोशल मीडिया पर भी साफ दिखती है। ट्विटर पर अगर आप #वजीरेक्स हैशटैग देखें तो लोगों की बेचैनी और उम्मीदें दोनों साफ झलकती हैं। एक खास तारीख जिसको लेकर काफी चर्चा सुनाई दे रही है वो है 3 सितंबर। कई यूजर्स इसे एक तरह से अंतिम सुनवाई की तरह देख रहे हैं। मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें किसी ने लिखा था, 3 सितंबर सिंगापुर कोर्ट में अंतिम सुनवाई है, कल पता चलेगा कि रिवाइव होगा या यूजर्स को धोखा देगा। ये दिखाता है कि लोग कितने बेसब्र हैं और किस तरह उम्मीद और डर के बीच झूल रहे हैं।
ये दिलचस्प है कि एक खास तारीख 3 सितंबर इसको लेकर इतनी उम्मीदें बंध गई हैं। लेकिन क्या इस 3 सितंबर की सुनवाई की कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है वजीर एक्स या कोर्ट की तरफ से? यहीं पर मामला थोड़ा क्या कहते हैं धुंधला हो जाता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये स्थिति दिखाती है कि जानकारी का अभाव कैसे अटकलों और उम्मीदों को जन्म देता है। हमारी जानकारी के अनुसार वजीर एक्स या जेटा पीटी लिमिटेड की तरफ से हाल फिलहाल में कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज या मीडिया बयान नहीं आया है जिसमें 3 सितंबर की सुनवाई को अंतिम या निर्णायक बताया गया हो। हाँ, ये जरूर है कि YouTube पर कुछ वीडियो हैं जो दावा कर रहे हैं कि 3 सितंबर को सब साफ हो जाएगा, बड़ी खबर आएगी वगैरह वगैरह। लेकिन ये दावे अक्सर स्वतंत्र विश्लेषण या कह सकते हैं अटकलों पर आधारित लगते हैं, किसी ठोस अंदरूनी जानकारी या आधिकारिक घोषणा पर आधारित नहीं लगते। इसलिए इन पर पूरी तरह निर्भर रहना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। देखिए, यूजर्स की उम्मीदें और उनकी बेसब्री हम समझ सकते हैं। महीनों बल्कि अब तो सालों से उनका पैसा फंसा हुआ है। वो जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान चाहते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी भी तारीख को निर्णायक मान लेना जल्दबाजी होगी। सिंगापुर कोर्ट की प्रक्रिया अपनी गति से चलेगी और उसका निर्णय ही आखिरी होगा। सबसे सुरक्षित तरीका तो यही है कि वजीर एक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, उनके ब्लॉग्स या फिर कोर्ट द्वारा जारी पब्लिक रिकॉर्ड्स पर नजर रखी जाए। तो अगर हम आगे के संभावित कदमों पर नजर डालें तो चाहे 3 सितंबर हो या कोई और तारीख, अगली जो भी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी वो अहम जरूर होगी, खासकर इस ताज़ा वोटिंग के नतीजों के बाद। उस सुनवाई से ही ये तय हो सकता है कि ये पुनर्संरचना योजना किस दिशा में आगे बढ़ेगी। और मान लीजिए सब कुछ ठीक रहता है, ये जो भारी बहुमत वाले वोट हैं ये मान्य माने जाते हैं और सिंगापुर कोर्ट इस अमेंडेड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को हरी झंडी दे देता है, तब क्या होगा? उस स्थिति में फंड वितरण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? हाँ, यहीं पर जेनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका सामने आती है। जेनमाई वो भारतीय इकाई है जो भारत में वजीरेक्स एक्सचेंज का ऑपरेशन देखती थी। सूत्रों के अनुसार अगर सिंगापुर कोर्ट योजना को मंजूरी दे देता है तो जेनमाई इंडिया को ही भारतीय यूजर्स के फंड्स वितरित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, ये व्यवस्था क्यों? क्या इसका मतलब ये है कि भारतीय यूजर्स का पैसा असल में जेनमाई के पास ही था? देखिए, ये व्यवस्था शायद इसलिए बनाई गई है क्योंकि भारतीय यूजर्स से जुड़े जो KYC यानी नो योर कस्टमर डिटेल्स हैं और संभवतः उनके फंड्स का हिसाब किताब वो जेनमाई के नियंत्रण में था। जेटाई पीटी लिमिटेड तो सिंगापुर स्थित मूल कंपनी है, लेकिन भारत का ऑपरेशन जेनमाई संभाल रही थी। इसलिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो फंड्स लौटाने का काम जेनमाई के जरिए ही ज्यादा आसानी से हो पाएगा। ये मॉडल दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म अक्सर लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और जब दिक्कतें आती हैं तो यही संरचना कभी-कभी जटिलताएं भी पैदा कर सकती है। और क्या इस फंड वापसी की कोई संभावित समय सीमा भी बताई गई है? मतलब अगर कोर्ट हाँ कह देता है तो यूजर्स को कितना इंतजार करना पड़ सकता है? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद 10 कार्य दिवसों यानी वर्किंग डेज के भीतर फंड वापसी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये एक बहुत सकारात्मक संकेत है अगर ये वाकई सच साबित होता है। इसका मतलब होगा कि सालों का इंतजार शायद कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है। और इसके साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वजीरेक्स की जो ट्रेडिंग जैसी दूसरी सेवाएं हैं वो भी फिर से शुरू हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर एक उम्मीद की किरण तो नजर आ रही है, लेकिन हाँ, सब कुछ कोर्ट के फैसले पर ही टिका है। बिल्कुल, और ये 10 कार्य दिवस वाली बात भी थोड़ी ध्यान से समझनी होगी। प्रक्रिया शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि सभी को 10 दिन में पैसे मिल जाएंगे। वितरण एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। इसमें यूजर्स का वेरिफिकेशन होगा, उनके क्लेम का मिलान होगा और फिर फंड ट्रांसफर होगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन हाँ, प्रक्रिया का शुरू होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत होगी लोगों के लिए। लेकिन जैसा हमने बार बार कहा है, इस पूरी कहानी की जो चाबी है वो सिंगापुर हाई कोर्ट के हाथ में है। पुनर्वोट में मिला लगभग यूनानिमस समर्थन वजीरेक्स के पक्ष में एक मजबूत दलील जरूर है, पर ये कोई गारंटी नहीं है। कोर्ट को योजना की व्यावहारिकता देखनी होगी, सभी पक्षों के हितों का संतुलन देखना होगा और कानूनी प्रावधानों को भी परखना होगा। अंतिम निर्णय वहीं से आएगा। ये सारी उम्मीदें, ये पूरी प्रक्रिया फिलहाल उसी एक फैसले के इंतजार में है। और अगर मान लीजिए कोर्ट मंजूरी नहीं देता है या कोई और अड़चन आ जाती है, मोरेटोरियम तो पहले ही सितंबर 2025 तक बढ़ चुका है, तब क्या होगा? ये एक मुश्किल सवाल है और इसका जवाब भी सच कहूं तो अनिश्चितताओं से भरा है। अगर कोर्ट योजना को खारिज कर देता है तो वजीर एक्स यानी जेटाई प्राइवेट लिमिटेड के पास शायद लिक्विडेशन का रास्ता बच सकता है। मतलब कंपनी को बंद करके उसकी जो भी संपत्तियां हैं उन्हें बेचकर पैसा चुकाना।
उस स्थिति में यूजर्स को उनका कितना पैसा वापस मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी के पास कुल कितनी संपत्ति बची है और कितने दावेदार हैं। और ये प्रक्रिया अक्सर बहुत लंबी चलती है और रिकवरी की दर भी कम हो सकती है। एक और संभावना ये भी हो सकती है कि कोर्ट कुछ बदलावों का सुझाव दे और योजना को संशोधित करने के लिए कहे। इसमें और समय लग सकता है। इसीलिए अगली सुनवाई और कोर्ट का रुख बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये जो मोरेटोरियम की लंबी अवधि है, यानी सितंबर 2025 तक, ये एक तरह से वजीरेक्स को समाधान खोजने का और समय तो देती है, लेकिन यूजर्स के लिए ये धैर्य की कठिन परीक्षा है। बिल्कुल। तो चलिए, अब तक जो हमने चर्चा की उसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला, वजीरेक्स की संशोधित पुनर्संरचना योजना को यूजर्स का जबरदस्त समर्थन मिला है। करीब 96% ने पक्ष में वोट दिया है, संख्या और मूल्य दोनों हिसाब से। दूसरा, सिंगापुर हाईकोर्ट ने कंपनी पर लगी कानूनी रोक यानी मोरेटोरियम को 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है, जिससे फिलहाल फंड वितरण रुका हुआ है। तीसरा, यूजर्स खासकर सोशल मीडिया पर 3 सितंबर की एक संभावित सुनवाई को लेकर बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। चौथा, अगर सिंगापुर कोर्ट योजना को मंजूरी दे देता है तो ज़ैनमाई इंडिया के जरिए फंड वापसी की प्रक्रिया मंजूरी के 10 कार्य दिवसों में शुरू हो सकती है और संभवतः वजीरेक्स की सेवाएं भी बहाल हो सकती हैं। और पांचवां सबसे अहम बिंदु, सब कुछ सिंगापुर कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करता है। ये वोटिंग एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन मंजूरी मिलना अभी बाकी है। एकदम सही सारांश दिया आपने। अब अगर हम इस पूरी स्थिति को सिर्फ वजीरेक्स के मामले से हटकर थोड़ा एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर भारत में क्रिप्टो इकोसिस्टम और उसके यूजर्स के लिए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे एक प्लेटफॉर्म जिसका भारत में इतना बड़ा यूजर बेस था, उसकी किस्मत का फैसला सिंगापुर की एक अदालत में हो रहा है। ये जो सीमा पार यानी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेट करने वाले क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी जो अंदरूनी जटिलताएं हैं उनको उजागर करता है। जब तक सब ठीक चलता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई वित्तीय संकट आता है, ये क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन का सवाल खड़ा हो जाता है कि किस देश का कानून लागू होगा, यूजर्स के अधिकार क्या हैं। ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या भारत में जो मौजूदा रेगुलेटरी ढांचा है वो इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, भले ही वो एक भारतीय इकाई जैसे ज़ैनमाई के माध्यम से काम कर रही हो, वित्तीय संकट में पड़ती है, तो भारतीय यूजर्स के हितों की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? क्या इस मामले से भविष्य के लिए कोई सबक सीखा जा सकता है कि कैसे रेगुलेशन को बेहतर बनाया जाए ताकि यूजर्स का पैसा ज्यादा सुरक्षित रहे? ये सवाल सिर्फ वजीरेक्स तक ही सीमित नहीं है। ये भारत में ऑपरेट कर रहे या भविष्य में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंजों और उनके यूजर्स के लिए प्रासंगिक है। ये मामला एक तरह की केस स्टडी है जो दिखाता है कि वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की सुरक्षा कितनी जटिल हो सकती है। भविष्य में इस तरह की स्थितियों से बचने या उनसे बेहतर तरीके से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है जिस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है।